नमस्कार साथियों, चैनल साहित्य संदूक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ेंगे श्री राजेंद्र यादव जी की कहानी छोटे छोटे ताजमहल। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कथाकार, आधुनिक कथाकार राजेंद्र यादव जी की कहानियाँ काफ़ी फेमस हैं। जैसे कि इनकी टूटना कहानी कई प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में है। चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। आज देखेंगे छोटे छोटे ताजमहल। वह बात न मीरा ने उठाई न खुद उसने। मिलने से पहले जरूर लगा था कि कोई बहुत ही ज़रूरी बात है जिस पर दोनों को बातें कर ही लेनी है। लेकिन जैसे हर क्षण उसी बात की आशंका में उसे टालते रहे, बात गले तक आ आकर रह गई। एक बार वह फिर मीरा से पूछे, क्या इस परिचय को स्थायी रूप नहीं दिया जा सकता? लेकिन कहीं पहले की तरह फिर उसे बुरा लगा तो उसके बाद दोनों दोनों में कितना खिंचाव और दुराव आ गया था। पता नहीं क्यों ताजमहल उसे कभी खूबसूरत नहीं लगा। देखिए, राजेंद्र यादव जी की जो कहानियां हैं, आधुनिक कथाकार हैं और व्यस्कता के स्तर की ये कहानी लिखते हैं। विशेषतः इनकी जो कहानी है, जो हमने टूटना पड़ी, स्त्री पुरुष के संबंधों पर आधारित है। पता नहीं क्यों ताजमहल उसे कभी खूबसूरत नहीं लगा। फिर धूप में सफ़ेद संगमरमर का चौंधा लगता था, इसलिए वह उधर पीठ किए बैठा था। लेकिन चौंधा मीरा को भी तो लगता था ना। हो सकता है उसे ताजमहल सुंदर ही लगता हो। परछाई उधर यमुना की तरफ होगी तो सपाट धूप में झलझल करता संगमरमर है बस। इस तपते पत्थर पर चलने में तलुओं के झुलसने की कल्पना से उसके सारे शरीर में फुरहरी दौड़ गई। 3 साल बाद एक दूसरे को देखा था, देखकर सिर्फ मुस्कुराए थे आश्वस्त भाव से। हाँ, दोनों हैं और वैसे ही हैं। मीरा कुछ निखर आई और शायद वह पता नहीं कैसा हो गया है। जाने कितने पूरे के पूरे वाक्य, सवाल जवाब उसने मीरा को मन ही मन सामने बैठाकर बोले थे, प्रतिक्रियाओं की कल्पना की थी और अब बस खिसियाने ढंग से मुस्कुराकर ही स्वागत किया था। उस क्षण से ही उसे अपने मिलने की व्यर्थता का एहसास होने लगा था। जाने क्यों, क्या ऐसी बातें करेंगे जो अक्सर नहीं कर चुके हैं। साल 6 महीनों में एक दूसरे के कुशल समाचार जान ही लेते हैं। उठे हुए घुटनों के पास, लॉन के पास मीरा का हाथ चुपचाप रखा था। बस उंगलियां इस तरह उठ गिर रही थी जैसे किसी बहुत नाजुक बाजे पर हल्के हल्के गूंजते संगीत की ताल को बांध रही हों। मीरा ने लोहे का छल्ला डाल रखा था, शायद शनि का प्रभाव ठीक करने रखने के लिए। उसने धीरे से उसकी सबसे छोटी उंगली में अपनी एक उंगली हुक की तरह अटका ली थी, फिर हाथ उठाकर दोनों हथेलियों में दबा लिए थे। फिर धीरे धीरे बातों की धारा फूट पड़ी थी। विजय को ध्यान आया, बड़ी बड़ी मूछें वाला कोई छोटा सा कीड़ा मीरा की खुली गर्दन और ब्लाउज के किनारे आ गया था। झिझक हुई, खुद झाड़ दे या बता दे। उसने अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। प्रवेश द्वार की सीढ़ियां झाड़ियों की ओट में आ गई थी, सिर्फ उषा का ऊपर का हिस्सा दिख रहा था। हिचकिचाते हुए कैरम का स्ट्राइकर मारने की तरह उसने कीड़ा उंगलियों से परे छिटक दिया। नसों में सनसनाहट उतरती गई। उंगलियों से वह जगह यूं ही झाड़ दी मानो गंदी हो गई थी। मीरा उसे तन्मय भाव से अपनी सहेली के विवाह की पार्टी में आए लोगों का वर्णन देती रही। उसने कुछ नहीं कहा, ना वहां रखा विजय का हाथ हटाया ही। विजय ने एक बार फिर सशंक निगाहों से इधर उधर देखा और आगे बढ़कर उसकी दोनों कनपटियों को हथेलियों से दबाकर अपने पास खींच लिया। नहीं, मीरा ने विरोध नहीं किया, मानो वह प्रत्याशा कर रही थी कि यह क्षण आएगा अवश्य। लेकिन पहले उसके माथे पर तीखी रेखाओं की परछाइयां उभरी और फिर मुग्ध मुस्कुराहट की लहरों में बदल गईं। एक अजीब बिखरती सी सिमटी धूपछाई मुस्कुराहट। विजय का मन हुआ रेगिस्तान में भटकते प्यासे की तरह दोनों हाथों से सुराही को पकड़कर इस मुस्कुराहट की शराब को पागल आवेग में पीता चला जाए, गट गट, और आखिर लड़खड़ाकर गिर पड़े। पतले पतले होठों में एक नामालूम सी फरकंड लहज रही थी। उस रूमानी बेहोशी में भी विजय को ख्याल आया कि पहले एक हाथ से मीरा का चश्मा उतार ले, टूट ना जाए। तब उसने देखा हरियाले फव्वारों जैसे मोर पंखियों के से 2-3 पेड़ों के पीछे पूरे पूरे 2 ताजमहल चश्मे के शीशों में उतर आए, दूध या हाथी दांत से बने 2 सफ़ेद नन्हे नन्हे खिलौने। पता नहीं क्यों से ताजमहल कभी अच्छा नहीं लगा। ध्यान आया कि अवांछित बूढ़े प्रहरी की तरह ताजमहल पीछे खड़ा देख रहा है। बातों के बीच वह उसे कई बार भूल गया था, लेकिन दांतों में अटके तिनके सा अचानक ही उसे याद आ जाता था कि वे उसकी छाया में बैठे हैं, जो महान है, विराट है, जो इतनी बड़ी इमारत,
इसके समग्र सौंदर्य को एक साथ वह कभी कल्पना में ला ही नहीं पाया। एक एक हिस्सा देखने में भी कभी उसमें कुछ सुंदर लगा ही नहीं। लोगों के अपने ही मन का काव्य और सौंदर्य रहा होगा, इसमें आरोपित करके देख लेते हैं। कभी मौका मिलेगा तो वह हवाई जहाज से ताज की सुंदरता के समग्र हो पाने की कोशिश करेगा। कई विहंगम चित्र इस तरह देखे तो हैं और तब सारे वातावरण के बीच कोई बात लगी तो है, मगर ये चश्मे के कांचों में झलमलाते, धूप में चमकते ताज, खिंचाव वही थम गया। उसने बड़े बेमालूम से ढंग से गहरी सांस ली, अपने हाथ हटा लिए आहिस्ता से। नहीं, यहाँ नहीं, कोई देख लेगा। यह उसे क्या हो गया? सहसा मीरा सचेत हो आई। उमड़ती लाज छिपाने के लिए सक पकाकर इधर उधर उधर देखा, कोई भी तो नहीं था। पास वाली लाल लाल ऊंची दीवार पर अभी राज मजदूरों से लगने वाले मरम्मतिया लोग आपस में हंसी मजाक करते एक दूसरे के पीछे भागते गए हैं। बंदर की तरह दीवार पर भाग लेने का अभ्यास है। रवि के पार पड़ोस के लॉन में 2-3 माली पाइपों को इधर उधर घुमाते पानी लगा रहे थे। बेबी अब नहीं है, खाना खाने गए होंगे। मीरा ने बगल से साड़ी खींचकर कंधे का पल्ला ठीक कर लिया। फिर विजय ने अनमने भाव से घास का एक फूल तोड़ा और आंखों के उंगलियों में घुमाने लगा। मीरा ने चश्मा उतारकर मुंह से हल्की सी भाप दी और साड़ी से कांच पहुंचे बालों की लटों को कानों के पीछे अटकाया और चश्मा लगाया। कलाई की घड़ी देखी। वो अब दोनों के बीच बोझिल मौन आ गया था। विजय को लगा कि उन्हें कुछ बोलना चाहिए, वरना वह चुप्पी दोनों के बीच किसी बहुत कोमल चीज को पीस देगी। हथेली पर यूं ही उस तिनके से क्रॉस और त्रिकोण बनाता वह शब्दों को ठेलकर बोला, तो फिर अब चले, देर बहुत हो रही है। मीरा ने सिर हिला दिया। लगा जैसे वह कुछ कहते कहते रुक गई हो, प्रतीक्षा कर रही हो। विजय कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा। फिर थोड़ी देर चुप्पी रही, कोई नहीं उठा। तब फिर उसने मरे मरे हाथों से जूतों के फीते कसे, अखबार में रखे संतरे और मूंगफली के छिलके फेंके, बैठने के लिए बिछाए गए रूमाल समेटे गए और दोनों टहलते हुए फाटक की तरफ चले आए। 3 बजे का समय होगा। हाथ में घड़ी होते हुए भी उसने अंदाजा लगाया। धूप अभी भी बहुत तेज थी। एक आध बार गले और कनपटियों का पसीना पहुंचा। आते समय तो 12 बजे थे। उस वक्त उसे हंसी आ रही थी। मिलने का समय भी उन लोगों ने कितना विचित्र रखा है। जैसे इस समय से बहुत दूर खड़े होकर उसने दोहराया था, 12 बजे, जून का महीना और ताजमहल का लॉन। वह पहले आ गया था और प्रतीक्षा करता रहा था। उस समय कैसी बेचैनी, कैसी छटपटाहट, कैसी उतावली थी। यह समय बीतता क्यों नहीं है? बहुत दिनों से घड़ी की सफाई न हो पाई, इसलिए शायद सुस्त है। अभी तक नहीं आई। इन लड़कियों की इस बात से सख्त झुंझलाहट होती है। कभी समय का ध्यान नहीं रखती। जाने क्या मजा आता है इनको इंतजार कराने में। वह जानबूझकर उधर आने वाले रास्ते की ओर से मुंह फेरे था। उम्मीद कर रहा था कि सहसा मुड़कर उधर देखेगा तो पाएगा कि वह भी आ रही है। लेकिन 2-3 बार ऐसा कर चुकने के बाद भी वह नहीं आई। जब दूसरी ओर मुंह मोड़े रहकर भी वह कनखियों से उधर ही झांकने की कोशिश करता तो खुद अपने पर हंसी आती। अच्छा, सीढ़ियां उतरकर आने वाले 3 व्यक्तियों को वह देखेगा और इनमें से अगर मीरा नहीं हुई तो ध्यान लगाकर किताब पढ़ेगा। जब आना हो तब आ जाए। 1 2 3, हो सकता है अगली बारी हो। हे जाए जहन्नुम में, नहीं आती तो नहीं आए। अच्छा आओ। तब तक यही सोचे कि मीरा इन 3 सालों में कैसी हो गई होगी, कैसे कपड़े पहन कर आएगी, एक दूसरे को देखकर वे क्या कहेंगे। हो सकता है आवेश में लिपट जाएं, कुछ बोल ना पाएं। उसके साथ ऐसा होता नहीं है, लेकिन कौन जाने उस आवेश में। आखिर वह आई तो वह उसे अपने पास आते देखता रहा। हर बार वह उधर से निगाहें हटाने की कोशिश करता तो उसे यूं ना देखे, पास आने पर ही देखे और हठात मिलने के दिल को महसूस करे। लेकिन वह देखता रहा था और निहायत ही संयत भाव से बोला, नमस्ते मीरा जी। झेप कर मीरा मुस्कुरा पड़ी थी। धूप में चेहरा लाल पड़ गया था। फिर दोनों इस लॉन में आ बैठे थे, ऐसे अचंचल, ऐसे आवेशहीन जैसे रोज मिलते हों। मैंने सोचा शायद तुम ना आओ, याद ना रहे। आपने लिखा था तो याद कैसे नहीं रहता, लेकिन टाइम बड़ा अजब है। हाँ, शरद पूर्णिमा की चांदनी रात तो नहीं ही है। अपने मजाक पर वह खुद ही व्यर्थता महसूस करता गंभीर बनकर बोला, इस वक्त यहाँ जरा एकांत होता है। सचमुच अजीब था, अजब टाइम था। मीरा के साथ एक एक कदम लौटते हुए उसने सोचा, दोपहर की धूप और 2 प्यार करते प्राणी। उसने फिर दोहराया, यह प्यार था? जैसे बरसों मिलने वाले 2 मित्रों जिनसे बातें करने के विषय में चुक गए हों। सफ़ेद संगमरमर पर धूप पड़ रही थी। चौंधा था इसलिए उधर पीठ कर ली थी। रह रहकर झुंझलाहट आती कि शाप ने हमारे खून को जमा दिया। यह हो क्या गया है हमें? कोई गर्मी नहीं, कोई आवेग नहीं, कोई उद्वेग नहीं। क्या बदल गया है इसमें? हाँ, मीरा का रंग कुछ खिल गया है, शरीर निखर आया है। लौटते समय भी उसकी समझ में नहीं आया कि यह बोझ, यह खिंचाव क्या है। दोनों यूं ही घास
में काटी हुई लाल पत्थरों की जाली पर कदम कदम टहलते हुए सीढ़ियों तक जाएंगे। फाटक में बैठे हुए दरवानों की बेगती याचक निगाहों को बलपूर्वक झुठलाते बजरी पर चढ़ करते हुए तांगिया रिक्शे में जा बैठेंगे। एक मोड़ लेते ही सब कुछ पीछे छूट जाएगा। कल वह लिखेगा, मेरी मीरा, कल के मेरे व्यवहार पर तुम्हें आश्चर्य हुआ होगा, हो सकता है बुरा भी लगा हो, लेकिन और फिर चश्मे के कांचों में झांकता ताजमहल साकार हुआ आया। तुम्हारी पलकों पर तैरते 2 ताजमहल। कितना सुंदर वाक्य है। अरे यह तो नई कविता हो गई। टैगोर ने देखा होता तो काल के गालों पर ढुलक आई आंसू की बूंद कभी न कहते। क्या कहते कि गालों पर ढुलक आए आंसुओं में झांकते ताजमहल की रूपहली मछलियां सी परछाइयां। लेकिन मीरा की आंखों में तो उसे नमी का भी आभास नहीं हुआ। कितने जड़ हो गए हैं हम लोग भी आजकल। भक्कल वाले पत्र में लिखेगा, हक्सले की नकल नहीं कर रहा, जाने क्यों मुझे ताजमहल कभी खूबसूरत नहीं लगा, लेकिन पहली बार जब मैंने तुम्हारी पलकों पर ताज की परछाइयां देखी तो देखता रह गया। पिछले दिनों की एक अजीब सी बात मुझे याद हुआ इस क्षण। अरे हाँ, अब याद आया क्यों वह अचानक यूँ सुस्त हो गया था। उस बात को भी कभी भूला जा सकता है। हाँ, मेरे लिए तो वह बात ही थी। वह लिखेगा। उसे लगा मन ही मन वह जिसे संबोधित कर रहा है, जैसे पत्र लिख रहा है, वह साथ साथ चलने वाली मीरा नहीं है। वह तो कोई और है, कहीं दूर, बहुत दूर। वही मीरा तो उसकी असली बंधु और सखा है। यह इससे तो जब जब मिला है इसी तरह उदास हो गया है, लेकिन उस मीरा से मिलने का आकर्षण इसके पास खींच लाता है। इसकी तो जाने कितनी बातें हैं जो उसे कतई पसंद नहीं। जैसे वह याद करने की कोशिश करने लगा, जैसे उसे क्या क्या पसंद नहीं है। जैसे इस समय उसी बात पर झुंझलाहट आ रही है कि मीरा नीचे बनी जाली के पत्थरों पर ही पांव रखकर क्यों नहीं चल रही, बीच बीच में घास पर पांव क्यों रख देती है। और इस सब के पार दोनों कान लगाए रहे कि दूसरा कुछ कहे। एक बात सोचकर सहसा वह खुद ही मुस्कुरा पड़ा। जब वे लोग बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, समझो 40-50 साल के, तो हंस हंस कर कैसे दूसरों को अपनी बेवकूफ़ियाँ सुनाया करेंगे। कैसे वो लोग छिप छिप कर ताजमहल में मिला करते थे। 4-5 साल हो गए होंगे उस बात को। उसके मन के भीतरी स्तरों पर पत्र चलता रहा। यह सब वह उस पत्र में लिखेगा नहीं, वह सिर्फ उस बहाने क्रमबद्ध शब्दों को, सारी घटना को याद दिलाने की कोशिश करा। वह, देव, राका जी और मुनमुन इसी तरह तो लौट रहे थे। चुपचाप, उदास, मनहूस सांझ थी, इसीलिए परछाइयाँ पीछे खूब लंबी लंबी चली गई थी। अच्छी तरह याद है, सितंबर या अक्टूबर का महीना था। कॉलेज से आकर चाय का कप होठों से लगाया ही था कि किसी ने बताया आपको कोई साहब बुला रहे। वह अनखा कर उठा, कौन आ गया इस वक्त? अरे आप पहचाना या नहीं? अरे साहब, खूब आपको नहीं पहचानूंगा। लेकिन सचमुच उसने पहचाना नहीं था। देखा जरूर है कहीं, शायद कलकत्ता में। ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन वह भरसक ये जताने की कोशिश करता कि पहचान रहा है और बातचीत से परिचय के सूत्र पकड़कर याद करने की कोशिश करता। आइए ना भीतर। नहीं मिस्टर माथुर, बैठूंगा नहीं। गली के बाहर मेरी वाइफ और बच्चे खड़े हैं। उन्होंने क्षमा चाहने के लहजे में कहा, आप कुछ कर रहे हैं क्या? लेकिन उन्हें वहाँ यहीं बुला लीजिए ना। नहीं, देखिए ऐसा है कि हम लोग जरा ताज देखने आए थे। याद आया आप भी तो वहीं रहते हैं। जगह याद नहीं थी, सो 1-1.5 घंटे भटकना पड़ा। खैर आप मिल गए। अब कुछ काम ना हो तो बात ऐसी है कि हमें आज ही लौट जाना है। वे सीढ़ी पर एक पाँव रखे खड़े थे। आप किसी तरह के संकोच में ना पड़िए, पाँव में चप्पल डालिए और चले आइए। गली के बाहर गाड़ी खड़ी थी, पीछे का दरवाज़ा खुला था। उसको पकड़े कोई मडगार्ड से टिकी एक महिला खड़ी थी। गहरी हरी बेंगलोरी रेशम की साड़ी, बंगाली ढंग का चौड़ा चौड़ा जूड़ा और बीचों बीच जगमग करता 8 पहलू रुपहला सितारा। मडगार्ड पर छोटा सा 4-5 साल का बच्चा फिसलते जूतों को जैसे तैसे रोके बैठा था। दोनों बाहों से उसे संभाले हुए वे उसकी कलाई पकड़ी छोटी सी उंगली से धूल लदे मडगार्ड पर लिख रही थी टीएजे। जूतों की आवाज़ से चौंक कर मुड़ी और स्वागत में मुस्कुराई। बच्चे को संभाल कर उतारा, फिर दोनों हाथ जोड़ दिए। फिर खुद ही बोले, देखिए आपसे वायदा किया था कि हजरत आ ही नहीं रहे थे। वे बीच में ही बात काट कर बोले, फिर से ऐसा बोले, अच्छा राका अब बैठो वरना अंधेरा हो जाएगा तो देखने का मजा भी नहीं रहेगा। राका, हाँ कुछ याद तो आ रहा है। ड्राइवर की बगल में बैठकर उसने एक आध बार घूमकर देखा, जैसे यहीं कहीं उनका नाम भी लिखा मिल जाएगा। कैसे हैं? बहुत दिनों बाद मिले हैं। याद है आपको कलकत्ता में हम लोग मिले थे? उस दिन हम लोगों ने आपको कितनी देर कर दी थी। सुनहला रंग, कानों में गोल कुंडल, बहुत ही बेमालूम सी लिपस्टिक, साड़ी का पल्ला साधने के लिए खिड़की पर टिकी हुई कोहनी। अरे हाँ,
अब याद आया, इनसे तो मुलाकात बड़े अजब ढंग से हुई थी। न्यू मार्केट के एक रेस्तरां में बैठा एक शौकिया, वह शौकिया अपनी अपनी संगीत कला का प्रदर्शन करने वालों को देख रहा था। फिर जाने क्या मन में आया, खुद भी उठकर माउथ ऑर्गन पर देर तक सिनेमा के गीतों की धुनें निकालता रहा। उस छोटे से मंच से हटकर जिस मेज पर बैठा था उसी मेज पर बैठे थे ये लोग। यह है राकाजी और मिस्टर क्या? हाँ, मिस्टर देबू। सचमुच सचमुच आपने बहुत ही सुंदर बजाया, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, देव ने उसको बैठते ही कहा। रूमाल से बाजे को अच्छी तरह पहुंचकर जेब में रख ही रहा था कि चौंक गया। राका के चेहरे पर प्रशंसा उतर आई थी और यूं ही कप के ऊपर हथेली टेके वे एकदम मेज को देख रही थी। आपको आपकी चाय तो पानी हो गई होगी, और मंगाए देते हैं। बेरा, सुनो इधर। उसके मना करने पर भी चाय और आई। छुट्टियों में घूमने आए हैं? अच्छा, कैसा लगा कलकत्ता आपको? जी हाँ, गंदा तो है बम्बई के मुकाबले, लेकिन एक बार मन लग जाने पर छोड़ना मुश्किल हो जाता है। फिर प्रशंसा, कृतज्ञता का आदान प्रदान, परिचय और देर रात तक उनके लोअर सर्कुलर रोड के फ्लैट पर बातें, खाना पीना, कॉफ़ी, संगीत। राका को सितार का शौक है। देव किसी विदेशी कंपनी के इंचार्ज मैनेजर की संगति में विदेशी सिम्फनियाँ पसंद करते हैं। उसका माउथ ऑर्गन सुनने के बाद राका जी ने सितार सुनाया था और फिर देव निहायत ही खूबसूरत प्लास्टिक के लिफाफे में बंद अपने विदेशी रिकॉर्ड निकाल लाए थे। एक एक रिकॉर्ड आधा घंटे तक चलता था और उसमें 3-3 कंपोजिशंस थे। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया था, लेकिन वह बैठा लिफाफों पर लिखे हुए परिचय और संगीतज्ञ की तस्वीर को जरूर गौर से देख रहा था। कोई चियावोस्की या कुछ बेंगर था जिसका नाम वे बार बार लेते थे। एक एक रिकॉर्ड 40-50 रुपए का था। बीच में कभी जरूर आएंगे आगरा, बहुत बचपन में एक बार देखा था। शायद दिमाग में जो नक्शा बना हो उससे मेल ही ना खाए। शादी के बाद एक बार देखने का प्रोग्राम बहुत दिनों से बना रहे हैं। ये तो हर छुट्टी में पीछे पड़ जाती हैं। जी नहीं, इन्होंने नहीं देखा, उधर ही रहे इनके फादर वगैरह सब। अब तो आप वहाँ हैं ही। उस दिन दोनों देरी के लिए रास्ते भर क्षमा मांगते हुए अपनी गाड़ी पर ही विवेकानंद रोड तक छोड़ने आए थे। रास्ते भर बातचीत के टुकड़े, सितार की गूंज, सिम्फनी की कोई डूबती सी लहराती दुर्दीली करहा अभिभूत किए रही। जैसे अजीब ढंग से परिचय हुआ। कैसे अजीब ढंग से परिचय हुआ है? कितना सुखी जोड़ा है। उसे बहुत ही खुशी हुई थी। बच्चा बाद में आता, नाम है मुनमुन। देव बता रहे थे, नुमाइश में हमारा स्टॉल आया है ना, सो हम लोग भी दिल्ली आए थे। सोचा इतने पास से ही हो, बिना देखे लौटना अच्छा नहीं है। आप यूं ही घसीट लाए, कोई काम तो नहीं? नहीं, जल्दी से कहा। इसे और तो सब बातें याद आ रही थी, लेकिन यह याद नहीं आ रहा था कि इन मिस्टर देव के आगे पीछे क्या लगता है। बड़ी बेचैनी थी, कैसे जाने। बस उस मुलाकात के बाद फिर कभी भेंट नहीं हुई। याददाश्त अच्छी है इन लोगों की, आपने याद खूब रखा। सोचा इस मुलाकात में ऐसी खास बात भी तो नहीं थी। जब भी हम लोग ताज की बात करते आपकी बात याद आ जाती। कोई दिन ऐसा नहीं गया जब ताज की बात ना आई हो। फिर राका जी की ओर देखकर खुद ही बोले, आज हमारे विवाह को 7वां वर्ष पूरा हुआ। आपके सामने यह मुनमुन नहीं था। मुनमुन, तुमने अंकल जी के मत्ते नहीं किया। कहो अंकल जी, आज हमारे पापा डैडी के विवाह की 6वीं वर्षगांठ है। राका जी उसके हाथ जुड़वाती बोली, बहुत ही शैतान है, मुझे दिन भर ख्याल रखना पड़ता है, किसी दिन कुछ कर करा ना ले। तब तो आपको बधाई देनी चाहिए। लेकिन सबके पार विजय को लगा कहीं घुटन है जो अदृश्य कुहरे की तरह गाढ़ी और छाई हुई है। रहा नहीं गया, आप कुछ सुस्त हैं तबीयत? नहीं जी। उन्होंने दोनों हाथ उठाकर एक क्लिप ठीक किया और स्वस्थ ढंग से मुस्कुराने का प्रयत्न करके कहा, गाड़ी में बैठे बैठे 5 घंटे हो गए, 1 घंटे से तो यहीं आपको खोज रहे हैं। सचमुच बहुत ज्यादती है यह तो आपकी। कृतज्ञ भाव से वह बोला, कम से कम मुंह हाथ तो धो ही लेती राका जी। सब ठीक है, लौटना भी तो है ना आज ही। फिर सभी ने खूब घूम घूम कर ताज देखा। मुनमुन का एक हाथ देव के हाथों में था, एक राका जी के। कभी कभी तो तीनों आपस में ही ऐसे व्यस्त होकर खो जाते कि विजय को लगता कि वह बेकार ही अपनी उपस्थिति से इनके बीच विघ्न बन रहा है। ऊपर इमारत के सफ़ेद काले चबूतरे पर देव बड़ी देर तक पैसा लुढ़काकर उनके पीछे भागते और बच्चे को खिलाते रहे। और विजय के साथ साथ राका जी जालियों की बनावट, दरवाजे पर लिखी कुरान की आयतें और बूटों की नक्काशी देखती रहीं। सांझ की पीली पीली सुहानी धूप थी। लौनों की नरमी सांवली हुई थी। मोरपंखी और चौड़े चौड़े ताड़ जैसे पत्तों के घुमदाकार कुंज मोमबत्ती की हरी सुनहली लौ जैसे लगते थे, जैसे आनंद में फूले फूले कबूतर हों और अभी हुलसकर फुरहरी ले लेंगे तो चिनगारियों की तरह सुर्ख फूल इधर उधर बिखर पड़ेंगे। वे लोग भीतर कब्रों के पास अपनी आवाज़ गूंजाते रहे। कैसी लरजती सी तैरती जाती है, जैसे बहुत ही महीन रेशों का बना हुआ घड़ी में लगे
बॉल स्प्रिंग की तरह कि बड़ा सा वर्तुलाकार कुछ है जो कभी फैल जाता है तो कभी सिकुड़कर सिमट उठता है। देव की आवाज़ थी, राका, राका। एक दूसरे पर चढ़ते चले जाते शब्द दूर खोते हुए किन्हीं अनजानी घाटियों की तलहटियों में मुनमुन मुनमुन। देव देर तक डूबे हुए इस खेल को खेलते रहे थे। लगता था उनके भीतर कुछ है जो इस खेल के माध्यम से अभिव्यक्ति पा रहा है। वे राका या मुनमुन का नाम ले देते और देर तक अंधेरे में इन शब्दों को डूबता खोदता देखते रहते, जैसे हाथ बढ़ाकर उन्होंने वापस पकड़ लेना चाहते। उन्हें कब्रों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बड़ी देर बाद बहुत मुश्किल से जब वे उस वातावरण से टूटकर बाहर निकले तो बहुत उदास और खोए खोए थे। विजय के पास से मुनमुन को लेकर जोर से उसे छाती से भींच लिया। बाहर निकल कर आए तो देखा नदी किनारे वाली बुर्जी के पास राकाजी चुपचाप दूर शहर और लाल पुल की ओर देखती खड़ी हैं। सिंदूरी आसमान के गहरी सलेटी बादल नदी की चौखटों में वॉश कलर की तरह फैल गए। बुर्जी के बीच के मकबरे तक चबूतरे की काली सफ़ेद शतरंजी को सिमटती धूप ने तिरछा बांट लिया। हवा में साड़ी उनके शरीर से चिपक गई और काने के ऊपर की लटें उश्रृंखल हो गईं। देव बहुत देर तक उन्हें यूं ही निहार देखते रहे जैसे उन्हें पहचानते ही ना हो। और उस सारे वातावरण में सफ़ेद पत्थरों के उस विराट कैद खाने में जैसे किसी अभिशप्त जलपरी को यूं भटकने के लिए छोड़ दिया गया। यह जगह, यह वातावरण है ही कुछ ऐसा, विजय ने अपने आप से कहा और जानबूझकर दूसरी तरफ हटाया। शायद राकाजी मुमताज के प्रेम की बात सोच रही हों, अपने मरने के बाद अपनी ऐसी ही यादगार चाहती हों, या कुछ और, या कुछ ना भी सोच रही हों। बस पुल से गुजरती रेल की खिड़की से झांकती हुई ताज को देखना, सौंदर्य की कल्पना की स्तब्ध ऊंचाइयों में खो गई हूँ। अपनी छाती तक ऊंची पीछे की दीवार से मुनमुन नदी की ओर झांकता हुआ हाथ हिलाकर नीचे जाते बच्चों को बुला रहा था। कौवे काँव काँव करने लगे। मुनमुन के पास वह संगमरमर की दीवार पर झुककर हथेलियां टेके सामने की धारा, पेड़ों की घनी पातों को देखता रहा। जाने कब देव भी बराबर ही आके खड़े हुए। काफी दूर हटकर उसी तरह बुर्जी के पास झुकी राकाजी हवा में फहराती साड़ी को हाथ से पकड़कर रोके हुए भीतर की आवाज और गूंज को सुनकर बड़ी अजीब सी अनुभव होता है कभी कभी। जाने किन वीरान जंगलों में, पहाड़ों में आपका कोई बहुत ही निकट आत्मीय खो गया हो, आपकी पुकारें टूट टूट कर उसे गुहारती चली जाती हों। इसी तरीके का वर्णन है। तो इसमें कोई विशेष चीज़ तो नहीं है, बस वर्णनात्मक शैली में लिखी हुई ये कहानी है और काफ़ी लंबी लिख दी है इन्होंने, है ना। कुछ कहने को होठ कांपे और विजय के कंधे पर हाथ रख देता है। आपको पता है मिस्टर विजय। विजय स्वर और मुद्रा से चौंक गया। नहीं, कुछ नहीं। ऊपर हरी साड़ी की झलक दिखी और फिर सीढ़ियां उतर आए, जूते पहनते। आपको ताज्जुब तो होगा कि हम यूँ अचानक आपको लेवा लाए। नहीं, इसमें ऐसी क्या बात है। हाँ, बात कुछ नहीं पर बहुत बड़ी बात है। अब विजय को लगा सचमुच कोई बहुत बड़ी बात है जो देव के भीतर से निकलने के लिए छटपटा रही है। तब पहली बार उसका इस स्थिति की विचित्रता की ओर ध्यान गया। बीच के चबूतरे तक चुपचाप रहे। चबूतरे की खूबसूरत कोने वाली हौज में आग लग गई थी। गहरे सांवले आसमान में लाल लाल गुलाबी बादलों के घुंगुल या कुछ इसका दिख नहीं रहा है, ये अंगूरे या कुछ ऐसा लिखा हुआ उतर आए थे। उल्टे ताज की परछाई दम तोड़ते सांप सी कदमों पर फन पटक पटक कर लहरा रही थी। बड़े साहस से शब्दों को धकेल धकेल कर देव बोले, वह सारी स्थिति यह टूट जाने की हद तक आ जाने वाला चरमराता तनाव, मौत के पहले के कह कहे औपचारिकता का यह बर्फीला कफन, शायद हम में से कोई इसे अकेला नहीं सह पाता। कोई एक चाहिए था जो इसकी ओर से हमारा ध्यान हटाए रखे और इस समाप्ति का गवाह बने। मैं समझ नहीं सका मिस्टर देव, घबराकर विजय ने पूछा। बूटों के दोनों पंजों पर जरा सा मचक कर देव निहायत इम्तिहान से धीरे से हंसे। हाँ विजय साहब, ये हमारी आखिरी संध्या है। और विजय के कुछ पूछने से पहले ही उन्होंने कह डाला, मैंने और राका ने निश्चय किया है कि अब हम लोगों को अलग ही हो जाना चाहिए। दोनों तरफ से सहने की शायद हद हो गई है। नसों का यह तनाव मुझे या उसे पागल बना दे या कोई ऐसी वैसी बेहुदगी करने पर मजबूर करे। इससे तो अच्छा हो कि दोनों अलग ही रहें। वह किसी के साथ सेटल हो जाए, वह मुनमुन को रखना चाहे रखे। वैसे जब भी वह उसे बाधक लगे निसंकोच मेरे पास भेज दे। विजय का सिर भन्ना उठा। वह चुपचाप हौज की गहराइयां और तड़पती ताज की परछाइयां निगाहें टिकाए देखता रहा। लेकिन आप दोनों तो, देव ने हाथ फैलाकर रोक दिया, वह सब हो चुका, सारी स्थिति खत्म हो गई। हमने तय किया कि क्यों ना अपनी अपनी अंतिम संध्या
क्यों ना अपनी अंतिम संध्या हंसी खुशी से काटे। मित्र बने रहकर ही हंसते हंसते विदा लें। फिर कुछ देर चुप रहकर कहा, राका की बड़ी इच्छा थी कि ताश देखें। शादी की पहली रात उसने चाहा था कि हनीमून यहाँ ही हो, लेकिन अजब संजोग है ना। लेकिन विजय को लगा जैसे किसी डैम की रेलिंग पर झुका खड़ा है, नीचे लाखों टन पानी धड़धड़ाता गिर रहा है, गिरता चला जाएगा। नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, यह सब तो सिर्फ कल्पना कर रहा है। देव कहता है कि उसे रोके राका माली वगैरह मना करेंगे नहीं मुनमुन। स्वर बहुत मुलायम था और फिर देव ने दौड़कर प्यार से मुनमुन को दोनों बाहों में उठा लिया, उसके पेट में अपना मुंह गड़ा दिया। मुनमुन खिलखिलाकर हंस पड़ा, आंखों में लाड़ भरे राका जी मुस्कुराती रहीं। अभी जो कुछ सुना वह इन लोगों के आपसी संबंधों के बारे में नहीं है, नहीं हो सकता था। बहुत बार विजय ने राका जी का चेहरा देखना चाहा, लेकिन लगा कि इधर उधर के सारे वातावरण को ही पीने में व्यस्त हैं। चिड़िया चहचहाने लगी, इन्हीं जालियों पर इसी तरह वह लोग चल रहे थे। राका से कुछ मत पूछिएगा, सॉरी आपको यूँ घसीट लाए, हम लोग 4-5 साल हो गए, लेकिन बात इतनी ताजी हो गई है। वह देव, राका जी और मुनमुन इसी तरह तो लौट रहे थे, चुपचाप, उदास और मनहूस सांझ का बजरा रात का किनारा छूने लगा। मीरा के चश्मे के कांचों में झांकती परछाइयों को देखकर जाने क्यों उसे वही याद ताजी हो गई थी, वही ताज जो जो उस दिन हौज में मानो आसमानी जॉर्जेट के पीछे से झांक रहा था। अपने आप से लड़ते हुए देव उसे बता रहे थे। आज अगर देव होते तो क्या जवाब देता? तो क्या वह उसी तरह अलग हो रहे होते? सहसा चौंक कर उसने मीरा को देखा। उसे लगा जैसे उसने कुछ कहा, कुछ कह रही थी क्या? मैं नहीं तो लगा जैसे कोई मुर्दा क्षण है जिसका एक सिरा मीरा पकड़े और दूसरा वह, और उसे चुपचाप दोनों रात के सन्नाटे में कहीं दफनाने के लिए जा रहे हों। डरते हों कि किसी की निगाह ना पड़ जाए, कोई मान ना ले कि वे हत्यारे हैं। झाड़े के पीछे उस लाश को फेंक देंगे, खुशबूदार रूमालों से कसकर खून पहुँचते हुए चले जाएंगे, भीड़ में खो जाएंगे। बाहर वे दोनों तांगा लेंगे, झटके से मोड़ लेता हुआ तांगा ढाल पर दौड़ पड़ेगा, ताजमहल पीछे छूटता जाएगा। फिर अच्छा कहकर सूखे होठों से भरे स्वर पर मुस्कुराहट का कफन लपेटकर दोनों एक दूसरे से विदा लेंगे। और इसी के साथ ये कहानी छोटे छोटे ताजमहलियाँ समाप्त हो जाती है। जैसा मैंने आपको कहा कि ये बड़े लोगों के लिए कहानी है, बच्चों के लिए तो है नहीं। कुल मिला के जैसा कि मुझे अंदेशा था, मैं भी आपके साथ ये कहानी पहली बार पढ़ रही हूँ, क्योंकि टूटने सिलेबस में शामिल है। असिस्टेंट प्रोफेसर नेट का तो ध्यान नहीं है मुझे, असिस्टेंट प्रोफेसर के कई राज्यों के सिलेबस में, एमए के सिलेबस में, तो वो मैंने पढ़ी है। और स्त्री पुरुष के संबंधों को लेकर ही इनकी कहानियों का मूल विषय वही रहा है। राजेंद्र यादव जी और मन्नू भंडारी जी, उनका भी अपना एक वैवाहिक दाम्पत्य जो जीवन है उसमें टकराव बिखराव सब कुछ है, और वही उनकी कहानियों में भी देखने को मिलता है। तो अब अच्छी बुरी की तो बात ही नहीं है, बस ये था कि राजेंद्र यादव जी की ये कहानी क्योंकि सिलेबस में सम्मिलित है, कभी तो आपको ये पढ़ के सुनानी थी कि अगर कभी इनसे कोई प्रश्न भी बने तो आप उसका उत्तर दे पाएँ। और क्योंकि हिंदी साहित्य की जो बेहतरीन कहानियाँ हैं वही सम्मिलित रहती हैं सिलेबस में, इसलिए मुझे लगा कि चलो आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, नहीं तो फिर मिलती हूँ आपसे पुनः एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।